नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी जीआईटी देख रहे हैं हम लोग। और जीआईटी में आपके कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं चाहे थ्योरी एग्जाम, सब में आपको ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है GERD। हमारा टॉपिक है आज का GERD। ठीक है, GERD जिसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो GERD क्या होता है, GERD आपको एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब ये आपका स्टमक है, स्टमक का जो फूड मटेरियल है, जो गैस्ट्रिक कंट्रेल है, यहाँ का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है, वो मतलब आप खाना खाते हैं, खाना खाना के बाद क्या होता है, आप जो भी ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वो आपके ईसोफेगस से स्टमक में आता है। स्टमक में आता है, सभी को पता है कि स्टमक में होता है HCl, जो आपके फूड में मिलता है। ठीक है, ये हाईली कंसनट्रेटेड होता है। लेकिन जब ये HCl वाला, हाईली कंसनट्रेटेड HCl वाला जो फूड है, ये इसका जो रिफ्लक्स क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, ये जब क्या हो जाए, ईसोफेगस में चला जाए, ठीक है, लोअर ईसोफेगस में या ईसोफेगस में चला जाए, तो हम इसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब गैस्ट्रिक कंटेंट का, गैस्ट्रिक फूड का, जिसमें HCl है, एंजाइम से खासकर HCl है, वो फूड जो है लोअर ईसोफेगस में या ईसोफेगस में चला जाता है रिफ्लेक्स के द्वारा, तो हम इसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। लेकिन क्या होगा, व्हेन गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो गया है, वो यदि ईसोफेगस में लंबे समय तक प्रेजेंट होता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक वहाँ प्रेजेंट होता है, तो जैसे आपका ये आप देख रहे होंगे, ये आपका ईसोफेगस है, सॉरी स्टमक है, यहाँ का फूड यहाँ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, और लंबे समय तक यदि यहाँ पड़ा रहता है, लंबे समय तक यहाँ पड़ा रहता है, तो वो वहाँ क्या प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन। क्या प्रोड्यूस करता है, इरिटेशन। और जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, जब यहाँ इरिटेशन होगा, तो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ईसोफेजाइटिस के लिए। एग्जैक्टली वो क्या प्रोड्यूस करेगा वहाँ पर, ईसोफेजाइटिस प्रोड्यूस करेगा। और जब ईसोफेजाइटिस वहाँ हो जाता है, तो आपको सिम्टम मिलते हैं, और इससे हम फिर क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स के कारण क्या हो गया, आपके ईसोफेगस में क्या हो गया, ईसोफेजाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, जिससे वहाँ पर आपको क्या आने लगे, सिम्टम्स आने लगे। और इन सिम्टम्स आने के बाद हम इसे क्या बोल देंगे, GERD बोल देंगे। तो नॉर्मली हम बात करेंगे कि जब फूड हमारी बॉडी का, जो स्टमक का फूड जो है, वो आपके लोअर ईसोफेगस में, ये ईसोफेगस में पहुंच जाता है, रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वहाँ पहुँचता है, लंबे समय तक वहाँ पड़ा रहता है। जब लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तो हमको पता है कि उस फूड में क्या है, HCl है। उस HCl कारण क्या होता है, आपकी जो ईसोफेगस की म्यूकोसा है, वहाँ पर इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, फाइनली ईसोफेजाइटिस हो जाता है। और उस ईसोफेजाइटिस मतलब लंबे समय तक फूड पड़े होने के कारण ईसोफेजाइटिस हो गया है, और उस ईसोफेजाइटिस के कारण जब आपको सिम्टम मिलेंगे, तब हम इसे बोलेंगे GERD बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हम लोग इसे बोलते हैं। ये है डेफिनेशन ऑफ आपका GERD। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, पैथोफिजियोलॉजी जो है, पैथोफिजियोलॉजी में आपको इसमें कॉज भी बता देंगे आपको, एंड आपको हम इसमें बता देंगे क्या पैथोलॉजी होती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में पहले हम देखते हैं नॉर्मली। नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में, नॉर्मली हर ह्यूमन की बात करेंगे, हर ह्यूमन में रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट होता रहता है। ठीक है, हर ह्यूमन बॉडी में, या हर बोलेंगे मैक्सिमम लोगों में, आपको गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो रिफ्लेक्स के द्वारा ऊपर जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है या लोअर ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ईसोफेगस में जाता है, क्या आप देख रहे हो डायग्राम में, ठीक है,
ये यहाँ से कंटेंट आपका यहाँ जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम बात कर जाता है। जैसे ही यहाँ पर जाता है तो हमारे ईसोफेगस में दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पहली होती है क्या, आपका पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस प्रोसेस या पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस वेव स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फूड आपका ईसोफेगस में जाता है तो ईसोफेगस में क्या स्टार्ट होता है, पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस प्रोसेस वेव प्रोसेस होती है या वेव स्टार्ट होती है। एंड दूसरा होता है एल्कलाइन सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एल्कलाइन सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, तो जो आपका पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस प्रोसेस या पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस वेव प्रोड्यूस हुई है वो क्या करती है, यहाँ के फूड को फिर से नीचे की ओर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर से वो नीचे की तुरंत क्या करेगी, वो नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगी। मतलब जो फूड यहाँ पर है वो अगेन कहाँ जाएगा, कुछ टाइम के अंदर, कुछ फ्यू सेकेंड्स में या फ्यू मिनट्स में आपके स्टमक में आ जाएगा। और यहाँ पर जो एसिड प्रेजेंट होगा, वो जो फूड आने के कारण जो एसिड प्रेजेंट होगा, वो एसिड क्या होगा, आपके एल्कलाइन सलाइवा के कारण क्या होगा, वो एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि एसिड में यदि हम एल्कलाइन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो यदि आपके पास वहाँ एच एसिड है, मतलब वहाँ पर H+ आयन ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ यदि हम OH- को मिला देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस वेव या प्रोसेस चालू हो जाती है एंड एल्कलाइन सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और फाइनली क्या होगा, बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियर ईसोफेगस। क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा। ईसोफेगस क्लियर हो जाएगा मींस गैस्ट्रिक कंटेंट जो है अगेन मूव टू स्टोमक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो फूड आया था रिफ्लेक्स के द्वारा वो फिर से कहाँ पर आ गया, स्टोमक के में आ गया है, या जो HCl के जो वहाँ पर था वो न्यूट्रलाइज हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर इरिटेशन नहीं होता है एंड क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, गैस्ट आपका इसोफेजाइटिस नहीं होगा। और फिर फाइनली आपको आपको जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स जो डिजीज़ है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन हर किसी पेशेंट में आपका आपका जो जो है आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स तो होता ही है, आपको मिलेगा, लेकिन ये डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस वेव या प्रोसेस होती है, एल्कलाइन सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली हर किसी पेशेंट में हो रहा है। लेकिन हम यदि बात करेंगे GERD के पेशेंट में, तो GERD के पेशेंट में क्या होता है, जो रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है वो आपके ईसोफेगस में आता है एंड लोअर वेव में आता है। और जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होता है। कब तक प्रेजेंट होता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होता है। और लंबे समय तक प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा, क्योंकि इस फूड में क्या होगा, HCl होगा। और जो क्या करेगा, आपकी ईसोफेगस की म्यूकोसा में, ईसोफेगस की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, ईसोफेजाइटिस प्रोड्यूस करेगा। और जो फाइनली क्या कर देगा, सिम्टम ले आएगा। और जब सिम्टम प्रोड्यूस आएंगे तो हम इसे क्या बोल देंगे, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ हम बोल देंगे। और ये क्यों हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के कारण लंबे समय तक क्या होगा, फूड वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसमें जो प्रोलॉन्ग जो टाइम हो रहा है, हमने नॉर्मली क्या बोला, आपकी वेव स्टार्ट हो जाती है और एसिड ज़्यादा मतलब आपका सलाइवा ज़्यादा बनने लगता है। ये दोनों हो सकता है ये प्रोसेस हो भी रही हो, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो रही हो जिस कारण से फूड नीचे नहीं जा पा रहा है, जिस कारण से फूड वहाँ लंबे समय तक प्रेजेंट होता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, ईसोफेजाइटिस प्रोड्यूस कर देता है, सिम्टम ले आता है, जिसे हम बोलते हैं GERD हम बोल देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो लंबे समय तक वहाँ फूड प्रेजेंट है उसका क्या कारण हो सकता है। पहला कारण होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। जो ईसोफेगस में आप देखते हैं, आपका जो ईसोफेगस होता है ये आपका स्टमक है, ईसोफेगस है, यहाँ पर होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये ओपन हो जाता है, खाना यहाँ आते ही साथ खाना जब इस ट्यूब से नीचे उतर जाता है फिर ये बंद हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है।
नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं, जैसे ही खाना आपने मुंह में लिया, आपके इसोफेगस में एक रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है जो स्फिंक्टर को ओपन करता है, खाना हमारे नीचे चला जाता है। जैसे ही आपका खाना नीचे चला जाता है तो आपका स्फिंक्टर कैसा होता है, फिर अगेन बंद हो जाता है, इसे हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिस पेशेंट में जीईआरडी आपको मिलता है, उन पेशेंट में क्या हो रहा है, जो फूड है वो लंबे समय तक वहाँ प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, इसकी जो टोन है, जो बंद हो जाता है, जो टोन होती है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। या लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो कैसा है, इन अप्रोप्रिएटली रिलैक्स्ड है, मतलब वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। इसकी टोन कैसी हो गई है, रिड्यूस हो गई है। इस कारण से क्या होता है, जो खाना है वो आपके इसोफेगस में लंबे समय तक पड़ा होता है। तो खाना जो है लंबे समय तक इसोफेगस में क्यों पड़ा है, दो कारण से है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का टोन कैसा हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और सेकंड क्या है, वो इन अप्रोप्रिएटली कैसा है, रिलैक्स है, मतलब कंप्लीटली बंद नहीं हो रहा है, वो आधा खुला हुआ पड़ा हुआ है, मतलब रिलैक्स कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो कंडीशंस के कारण क्या होता है, खाना लंबे समय तक प्रेजेंट होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीईआरडी का दो इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, या प्रोलॉन्ग्ड जो फूड वहाँ प्रेजेंट है लंबे समय तक, उसका कॉज क्या होता है। तो आपको दो याद रखना है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन रिड्यूस हो जाना, एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इन अप्रोप्रिएटली रिलैक्स होना, मतलब कंप्लीटली क्लोज नहीं होना, वो साइट ओपन होगा, ठीक है। अब इस स्फिंक्टर के रिड्यूस होना और इन अप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ रिस्पेक्टर होते हैं। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, इन स्फिंक्टर में इफेक्ट डालेंगे, और जब इन स्फिंक्टर में इफेक्ट आ जाएगा तो खाना लंबे समय तक पड़ा रहेगा और जो जीईआरडी प्रोड्यूस करेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम कह सकते हैं, या वो कौन से लोग हैं जिनमें हमको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन रिड्यूस मिलती है, या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इनएप्रोप्रिएटली रिलैक्स हमको मिलता है। कैसे मिलता है, हाइटस हर्निया के पेशेंट में, या जिनको हाइटस हर्निया होता है उनमें, जिनमें डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटी, मतलब जो उनका स्टमक जो है उसको खाली होने में बहुत टाइम, यहाँ का जो फूड है वो बहुत धीरे धीरे या बहुत टाइम लगता है नीचे की ओर जाने में, मतलब स्टमक को खाली होने में जिसको बहुत अधिक टाइम लग रहा है, तो हम इसे बोलेंगे डिले गैस्ट्रिक इम्पिटिंग बोलेंगे। अगला है डिफेक्टिव इसोफेजियल क्लियरेंस, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक जैसे ये नॉर्मली आपको बताया था क्लियरेंस होता है, ठीक है, और यहाँ पर एसिड बनता, सलाइवा वाला जो एल्कलाइन सलाइवा है ज़्यादा मात्रा में आता है, और आपको पेरिस्टाल्टिक क्लियरेंस वेव आपको मिलती है, वो दोनों प्रॉपर नहीं होगी, डिफेक्टिव हो जाएगी तब होगा। आगे हम बात करेंगे इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर, आपका जो एब्डोमिन का जो प्रेशर बढ़ जाता है वो जनरली कब बढ़ता है, आपको याद रखना है, कॉमनली आपको मिलता है प्रेगनेंसी में आपको मिलता है। एंड गैस्ट्रिक कंटेंट जो है, आप खाना ऐसा खा रहे हैं जो बहुत अधिक स्पाइसी होता है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में डैमेज कब होता है, उसकी प्रॉपर्टी ख़राब कब होती है, हाइटस हर्निया की कंडीशन में लगभग 30% केसेस में हमको मिलता है डिले गैस्ट्रिक एम्पटी होगा, डिफेक्टिव इसोफेजियल क्लियरेंस होगा, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक स्पाइसी फूड खा रहे हैं, आपको याद रखना है, बहुत अधिक स्पाइसी फूड खा रहे हैं। जब स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बाइल ज़्यादा मिलता है, पेप्सिन ज़्यादा आता है, और जिस कारण से आपको क्या है, आपका जो है लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो ख़राब होने की संभावना होती है, ज़्यादा एसिड, ज़्यादा बाइल, ज़्यादा पेप्सिन। एंड आगे है, बात करेंगे डाइटरी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ज़्यादा फैट जो लोग खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट जो खाते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं,
प्रेगनेंसी होती है, ओबेसिटी होती है। इन सब डाइटरी कंटेंट, ये डाइटरी फैक्टर्स भी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? आपके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को डिफेक्ट करने में, उसके टोन को ख़राब करने में, उसको कम्प्लीटली बंद होने से रोकने में। ठीक है, तो ज़्यादा फैट खाएगा, ज़्यादा चॉकलेट खाएगा, ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, प्रेगनेंसी है एंड ओबेसिटी है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको याद रखना, एग्जाम में आता है कि ऐसे कौन कौन से डाइटरी फैक्टर्स होते हैं जो GERD के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ज़्यादा फैट खाना, ज़्यादा चॉकलेट, अल्कोहल, स्मोकिंग, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जब किसी को GERD होता है तो आपको कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आपको मिलेंगे। क्लिनिक में पेशेंट आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसको GERD है। तो हम देखते हैं 2 टाइप के सिम्टम मिलते हैं, ईसोफेजियल सिम्टम या टिपिकल सिम्टम हम इसे बोलते हैं। एग्जाम में आ जाता है टिपिकल सिम्टम ऑफ GERD बोल दें, ये हम बोलेंगे ईसोफेगस में होने वाला सिम्टम, ईसोफेगस के कारण होने वाला सिम्टम। दूसरा है नॉन ईसोफेजियल सिम्टम, या इसका एक और नाम होता है आटिपिकल सिम्टम। ठीक है, आटिपिकल सिम्टम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ईसोफेजियल सिम्टम कौन कौन से होते हैं। आपको मिलता है हार्ट बर्न, पहला सिम्टम मिलता है हार्ट बर्न, मतलब आपको सीने में जलन मिलती है, ये आपको इंपॉर्टेंटली रखना है। दूसरा है नोटिसेबल रिगर्जिटेशन, मतलब जो आपने खाना खाया, खाना पेट में चला गया है, हो सकता है वो फिर से ऊपर की ओर आए, वो खाना फिर से ऊपर की ओर आए, डकार के साथ पानी ऊपर की ओर आए, तो इसको हम बोलते हैं रीगर्जिटेशन। जो आपने खाना खाया, खाना खा के अंदर चला गया, जैसे आप डकार लेते हैं या फिर जो खाना है वो अगेन आपके गले में आता है या इसोफेगस में आता है, तो सो टेस्टिंग गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब आपका जो खाना पेट में चला गया उसमें HCl आ गया, वो रीगर्जिटेट होगा। नोटेबल मतलब आपको बार दिखेगा। डिस्फेजिया आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? डिस्फेजिया आपको मिलेगा। एंड लास्ट आपको क्या मिलेगा? वाटर ब्रश, वाटर ब्रश। ठीक है, पहला क्या मिलेगा आपको? हार्ट बर्न मिलेगा, सीने में जलन मिलेगी। नोटेबल आपको क्या मिलेगा? रिगर्जिटेशन ऑफ सो टेस्टिंग गैस्ट्रिक, मतलब जो आपका पेट का जो स्टमक का जो खाना है वो ऊपर आएगा, गले में आएगा, खट्टा पानी ऊपर आएगा, जैसे हम पेशेंट बोलेगा, तो वो क्या है? रिगर्जिटेशन है, आपको याद रखना है। और जो हार्ट बर्न है और जो रिगर्जिटेशन है जनरली इंक्रीज हो जाते हैं कब? जैसे ही आप खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। तो कई बार आपने देखेंगे पेशेंट बोलेगा मैं खाना खाता हूँ और जाके सोता हूँ, तो सोते समय सीने में जलन बढ़ जाती है और खट्टा पानी ऊपर, मतलब रिगर्जिटेशन बढ़ जाता है। ठीक है, आप झुकते हैं, बेंड होते हैं, तब आपका सिम्टम बढ़ जाता है। और जब खांसते हैं तो सीने की जलन या पानी आपका फिर से ऊपर आता है। ये आपको इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिल रहा है। आपका हार्ट बर्न और डिहाइड्रेशन क्या होता है, कब बढ़ता है? सोने से बढ़ जाता है, झुकने से बढ़ जाता है और खांसने से बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा अगला थर्ड सिम्टम डिस्पेजिया मिलता है। और मतलब 4th नंबर का आपको मिलता है वाटर ब्रश। वाटर ब्रश क्या होता है? वाटर ब्रश क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स गैस्ट्रोइसोफेजियल कर, मतलब जब क्या होता है जो आपका खाना है वो क्या होगा? ईसोफेगस में लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तो इस कारण से क्या होगा? इसमें एसिड भी है, HCl भी है, तो ये वाला जो खाना है इस कारण से इसमें जो ये जो एसिड जो खाना लंबे समय तक ईसोफेगस में पड़ा है, इस कारण से क्या होता है जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। और जब सलाइवरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती हैं तो सलाइवा का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिस कारण से लगातार आपका जो मुंह है, आपका जो बक्कल कैविटी है, जो माउथ है, सलाइवा से भरा हुआ रहता है। और जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर ब्रश बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है आपके मुंह में सलाइवा होता है लेकिन उतना नहीं होता है जिससे आपको थूकना पड़े, या इतना अधिक मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका गैस्ट्रिक कंटेंट जो है इसोफेगस में होगा या आपको क्या होगा? GERD की डिजीज़ हो जाती है, तब क्या होगा? ये जो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में
ज़्यादा मात्रा में मतलब अधिक स्टिमुलेट होती हैं, ज़्यादा सलाइवा बनेगा, तो आपकी बक्कल कैविटी में हमेशा या मुंह हमेशा सलाइवा से भरा रहेगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर ब्रश बोलते हैं। तो वाटर ब्रश कंडीशन भी आपको मिलती है, दैट मीन्स क्या है, आपको GERD की कंडीशन आ गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों सिम्टम्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपका अटिपिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एटिपिकल सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। एटिपिकल सिम्टम्स या नॉन ईसोफेजियल सिम्टम, मतलब ईसोफेगस के कारण नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला हमको मिलेगा चेस्ट पेन मिलता है, हमको कभी कभी क्या मिलता है, चेस्ट पेन मिलता है। और चेस्ट पेन जब आपको मिल रहा है तो कहीं ये हार्ट का तो नहीं है। कई बार यदि ओल्ड एज का पेशेंट आ गया, 50 साल वाला, 55 साल वाला, 60 साल वाला, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, और अब वो GERD का है या आपके हार्ट वाला है, इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ECG कर लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंशियल, यदि आपके पास GERD का पेशेंट है लेकिन आप एग्जैक्टली पता नहीं कर पा रहे कि वो हार्ट का है या, तो आपको तुरंत ECG कर लें। ECG से आपको मालूम चल जाएगा कि वो चेस्ट पेन है वो एंजाइना वाला है, हार्ट वाला है, या आपका GERD वाला है, कि डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको क्या मिलता है, लेरेंजाइटिस मिलता है ड्यू टू रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक एसिड जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्रोनिक कव लेरेंजाइटिस, मतलब आपके जो लैरिंग्स है वहाँ पर भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन मिलेगा, लगातार फूड आएगा, लगातार HCl आएगा, जिससे आपके लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लेंजाइटिस हो जाएगा, जिसमें आपको एक सिम्टम मिलता है क्रोनिक कफ। लंबे समय से आपको खांसी मिलती है। हो सकता है कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोंकियल ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लंग्स में कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन आपको लंबे समय से कफ है, तो कई बार आपको मालूम चलता है लेरेंजाइटिस होता है, जिसका कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड हो सकता है। आगे बात करेंगे, इफ रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंटर इनटू लंग्स। कई बार देखा गया है कि जो फूड कंटेंट है वो आपका कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स में पहुँच जाता है, तो वो एस्थमा प्रोड्यूस कर सकता है या क्रोनिक कफ प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जो फूड है, जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो रिफ्लेक्स कारण से आया है, वो आपका लेरेंजाइटिस प्रोड्यूस कर देगा, उसमें भी क्रोनिक कफ मिलेगा। जब वो लंग्स में पहुंच जाएगा यदि, तो ठीक है, यदि लंग्स में पहुंच जाएगा तो क्या कर सकता है, अस्थमा या क्रोनिक कफ प्रोड्यूस कर सकता है। ड्यू टू चोकिंग, कई बार क्या होता है, जो फूड है वो आपको चोकिंग प्रोड्यूस कर देता है, जिससे आप अचानक से रात में उठ जाते हैं, नाइट वेक हो जा, आप अचानक से आप रात में उठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो फूड आपका गया है लैरिंग्स में, वो लगातार क्या करता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, और वो जब इरिटेशन होता है तो वो चोकिंग प्रोड्यूस कर देता है। चोकिंग फ्लूइड प्रोड्यूस कर, मतलब जो आपका ये फूड के कारण क्या होगा, आपके लैरिंग्स में क्या होगा, इरिटेशन होगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो लैरिंग्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और नैरो होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर आपको चोकिंग फील होगी, जिससे अचानक से आप कई बार, तो ड्यू टू चोकिंग क्या होगा, सिम्टम मिलेगा, रात में अचानक से आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपको चोकिंग फील होती है। चोकिंग क्यों फील होती है, क्योंकि लैरिंग्स में इरिटेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, लगातार आपको बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन आपको मिल सकता है। डिस्फेजिया आपको मिलेगा, डिफ़िकल्टी swallowing होगा। क्यों, क्योंकि जब फूड इरिटेशन होता है तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होगा, आपका जो ट्यूब है वहाँ पर स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, इसका जो डायमीटर है नैरो हो जाएगा, जिससे खाना खाने में तकलीफ होगी। मतलब जिससे हम बोलेंगे डिफ़िकल्टी होगी शाम आपको खाने को निगलने में, जिसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्फेजिया मिलेगा। बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन मिलेगा, रात में अचानक से आप उठ जाएंगे। ठीक है, यदि लंग्स में खाना चला गया तो आपको अस्थमा या क्रोनिक कफ प्रोड्यूस कर देगा, लेरेंजाइटिस कर देगा, या चेस्ट में पेन आपको ले आएगा। ये सब सिम्टम जो होते हैं अटिपिकल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलता है, आपको क्या मिलेगा, ऑर्डिनोफेजिया। ठीक है, ऑर्डिनोफेजिया ये क्या होता है, पेन, जब खाना खाते हैं तो गले में दर्द होता है, तो वो क्यों हो रहा है, फिर से आपको बताऊंगा। इन्फ्लेमेशन कारण क्या हो गया है,
यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, डायमीटर कम हो गया है, तो खाना खाने में निगलने में तकलीफ हो रही है, मतलब डिस्फेजिया हो जाएगा और दर्द भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो पेन आपको मिलेगा खाना खाते समय। तो डिस्फेजिया एंड ऑर्डिनोफेजिया जो होता है, डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी होगी खाना खाने में, ऑर्डिनोफेजिया मतलब पेन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ ईसोफेगस बताया मैंने आपको, डायमीटर नैरो होने के कारण आपको बताया, ये आपको सिम्टम मिलेंगे। एंड लास्ट आपको मिल सकता है हॉर्सनेस मिल जाता है, क्योंकि लेरेंजियल नर्व इरिटेशन के कारण लगातार वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है लैरिंग्स में, लेरेंजाइटिस हो जाता है, जिस कारण से आपकी जो आवाज़ है उसमें आपको बदलाव मिलता है, आवाज़ में भारीपन मिलता है, आवाज़ आपकी बैठ जाती है, आवाज़ जो है ख़राब हो जाती है, क्योंकि लेरेंजियल नर्व में इरिटेशन। ठीक है, लेरेंजाइटिस, लेरेंजियल नर्व इरिटेशन आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दो टाइप सिम्टम मिलते हैं, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस के कारण, और दूसरा हो रहा है नॉन ईसोफेजियल, या आप बोलेंगे अटिपिकल सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है याद रखना है फिर से कि आपको क्या क्या मिल रहा है, चेस्ट पेन मिल रहा है, लेरेंजाइटिस मिल रहा है, आग में क्रोनिक कफ मिलेगा। ठीक है, क्रोनिक कफ मिलेगा, एस्थमा मिलेगा, क्रोनिक कफ मिलेगा, रात में अचानक से आप उठ जाएंगे, बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन मिलेगा, आपको खाना खाने में दर्द दिक्कत होगी, खाना खाने में दर्द होगा और आपकी आवाज़ बदल जाएगी। ठीक है, ये आपको सिम्टम मिलेंगे। आगे देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होते हैं अलार्मिंग सिम्टम्स हम इन्हें बोलते हैं, जो आपके डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। अभी आप जब डायग्नोसिस कराएंगे, किस पेशेंट में आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है, किस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना है, वो आप इन अलार्मिंग सिम्टम के बेस पे करा सकते हैं। ठीक है, तो अलार्मिंग सिम्टम क्या है, यदि आपको डिस्फेजिया है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है और साथ में आपको भूख नहीं लग रही है, खाना खाने में दिक्कत है, वेट लॉस है, खाना खाने में दिक्कत है, एनीमिया है, और आपने ऑकल्ट ब्लड कराया है, ऑकल्ट ब्लड मतलब आपने स्टूल का टेस्ट कराया है और माइक्रोस्कोप में हमको क्या मिल रहा है, आपको उसमें ब्लड दिख रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो खाना खाने में तकलीफ है और साथ में भूख नहीं लग रही है, खाना खाने में तकलीफ है, वेट लॉस है मतलब वजन कम हो गया, खाना खाने में तकलीफ है, आपको एनीमिया हो गया है, और साथ में आपको ऑकल्ट ब्लड जो है, आप लैट्रिन का माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कराते हैं और उसमें आपको खून मिल जाता है, मतलब ऑकल्ट ब्लड टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। ये चारों सिम्टम आपके क्या कहलाते हैं, अलार्मिंग सिम्टम्स कहलाते हैं, किसके, GERD के, जो आपको पेशेंट में क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कराना है या नहीं कराना है। आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अलार्मिंग सिम्टम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हमको कराना है। पेशेंट आपके पास आएगा, ठीक है, डिपेंड की पेशेंट की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, पेशेंट आपके पास आएगा। इफ पेशेंट यंग है, ठीक है, और आपको टिपिकल सिम्टम मिल रहे हैं, टिपिकल सिम्टम मिल रहे हैं मतलब ईसोफेगस वाले सिम्टम मिल रहे हैं, जो आपको मैंने ऊपर बताया वो सिम्टम मिल रहे हैं। ठीक है, यंग पेशेंट है और आपको आपको जो पहले सिम्टम बताए ईसोफेगस वाले वो आपको मिल रहे हैं, और अलार्मिंग सिम्टम नहीं मिल रहा है, अलार्मिंग सिम्टम नहीं मिल रहा है मतलब एनीमिया नहीं है, वेट लॉस नहीं है, भूख नहीं लग रही ऐसा बोल रहा है, किसके साथ, आपको खाना खाने में तकलीफ हो रही है उसके साथ आपको बोल रहा है, अलार्मिंग सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दे सकते हैं पीपीआई दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो दे सकते हैं, देते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं ये देते हैं, जनरली ये प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड्स का जो सिक्रीशन है, जो HCl जो बन रहा है वो सिक्रीशन कम हो जाएगा, HCl का बनना कम हो जाएगा, तो पीपीआई दे देते हैं, पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिया जाता है। आपका पेशेंट यंग है, ऐसा पेशेंट है जिसको सिर्फ ईसोफेगस के सिम्टम मिल रहे हैं, ईसोफेगल सिम्टम जो पहले आपको बताए मैंने वो मिल रहे हैं, और आपको अलार्मिंग सिम्टम नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, आप सिंपल पीपीआई आप पेशेंट डॉक्टर जो है देता है, जो आपकी बुक में भी बताया गया है, कौन सी, डेविडसन की बुक में बताया गया है, डेविडसन की बुक से अपन देख रहे हैं, डेविडसन बुक है उसको देखते हैं, इसमें आपकी हर्ट्समोन है, रॉबिन्स की बुक है, उसको अपन लोग यहाँ फॉलो करते हैं, पीजे मेहता को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, बताया गया है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है,
इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है। लेकिन ऐसा पेशेंट आपके पास आया है, वो पुराना मतलब ओल्ड एज का पेशेंट है। कैसा पेशेंट है? ओल्ड एज पेशेंट है जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से अधिक है। उसको डिस्फेजिया मिल रहा है, डिस्फेजिया मिल रहा है, अलार्मिंग सिम्टम मिल रहा है। डिस्फेजिया के साथ क्या मिल रहा है? एनीमिया मिल रहा है, एनोरेक्सिया मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा उसको क्या मिल रहा है? वेट लॉस मिल रहा है, ठीक है। और कई बार ऑकल्ट ब्लड क्या मिल गया है? पॉजिटिव हो गया है। ये अलार्मिंग सिम्टम मिल रहे हैं। एंड साथ में एटिपिकल सिम्टम भी मिल रहा है। आर्टिपिकल सिम्टम मतलब आपके नॉन इसोफेजियल सिम्टम्स भी आपको मिल रहे हैं। नॉन इसोफेजियल सिम्टम मतलब इसमें क्या बोल रहा है? आपको बताया था मैंने, जो आपको सिम्टम आपको मिला चेस्ट में आपको दर्द मिल रहा है, ठीक है। आपको रात में अचानक से आप उठ जाते हैं, आपको लंबे समय से खांसी है, ठीक है, खाना खाने में दर्द आपको हो रहा है, ये सब आपको मिल रहा है। और इन पेशेंट को कई बार क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, इसमें पीपीआई कैसी हो जाती है? फेल भी हो जाती है। पेशेंट डॉक्टर क्या करता है? पीपीआई देता है और वो फेल हो जाती है, वो काम नहीं करती है। तब आपको क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन कराना है। जैसा पेशेंट जिसमें पीपीआई फेल हो चुकी है, तब इन्वेस्टिगेशन कराना है। एटिपिकल सिम्टम मिल रहे हैं, तब इन्वेस्टिगेशन कराना है। अलार्मिंग सिम्टम मिल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन कराना है, ठीक है। एज 55 के ऊपर की है, एल्डरली है, तब आपको क्या कराना चाहिए? उसको इन्वेस्टिगेशन कराना है। और इसमें वन एंड ओनली का इन्वेस्टिगेशन होता है, इसका नाम होता है एंडोस्कोपी। कौन होता है? एंडोस्कोपी कराते हैं। और एंडोस्कोपी कराकर हम पता कर लेते हैं कि इसको GERD है नहीं है, ठीक है। क्योंकि एंडोस्कोपी आपको बता देता है कि GERD है या नहीं, ठीक है। ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होता है। तो GERD का कॉमन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है वो कौन सा होता है? एंडोस्कोपी होता है। GERD को डायग्नोस करने का जो टेस्ट है वो कौन सा है? एंडोस्कोपी। आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। आगे का जो पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये बनने लगेगा, ठीक है। तो आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का जो टॉपिक है वो कवर किया जाएगा, ठीक।